दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं। हमने देखा है कि जो हम सजीव होते हैं यानी कि जो जीवनदायी होते हैं, हम विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। और हम जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, ये हमारे जो हम आंखों से देखने का काम करते हैं, सांस लेने का काम, सांस जो श्वसन तंत्र है उससे करते हैं। जैसे नाक से हम ज़्यादातर सांस लेने का काम कर रहे हैं, हाथों से हम काम कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुनने का काम कर रहे हैं। तो हमारे प्रत्येक अंग है ये अलग अलग तरह के काम करते हैं। ये जो हमारे अंग हैं ये मिलकर के ये किसी एक तंत्र का निर्माण करते हैं। जिससे श्वसन तंत्र होता है उससे सांस लेने का काम होता है। पाचन तंत्र से जो है पचाने की क्रिया होती है। तो विभिन्न अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं। परंतु अंगों का निर्माण किससे होता है? अंगों का निर्माण उत्तकों से होता है। और उत्तक होते हैं ये क्या होते हैं? ये उत्तक होते हैं, ये विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उत्तकों का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से। तो हमारी मूल जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या है? कोशिका है। कोशिकाएं हमारे शरीर में इतनी छोटी छोटी होती हैं कि हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इनको माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। तो कोशिका क्या होती है? कोशिका कोशिका क्या होती है? मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई होती है। क्योंकि जो ये अंग होते हैं ये उत्तकों से मिलकर के बने होते हैं। और जो उत्तक होते हैं वो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। जैसे ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हैं, ये मिलकर के किसका निर्माण करती है? ये उत्तकों का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती है? उत्तकों का। और उत्तक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? उत्तक किनका निर्माण करते हैं? उत्तक अंगों का निर्माण करते हैं। उत्तक किनका निर्माण करते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं। और विभिन्न अंग हैं वो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? तंत्र का। विभिन्न अंग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र इत्यादि। हमारा शरीर है विभिन्न तंत्रों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र इत्यादि हमारे शरीर में अलग अलग तंत्र हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या पता चला कि जो कोशिका है ये क्या है? ये अंगों की जो संरचनात्मक मूलभूत इकाई है। कोशिका क्या है? अंगों की ये जो कोशिकाएं होती हैं, इस तरह कोशिकाएं होती हैं, ये अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई होती हैं। अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई होती है। कोशिकाएं होती हैं ये अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई होती हैं। जिस प्रकार एक मकान को बनाने के लिए विभिन्न ईंटें होती हैं उनको जोड़ने से एक मकान का निर्माण होता है, या पत्थरों को जोड़ करके एक मकान का निर्माण होता है। जैसे ये ईंटें हो गई। किसी दीवार का निर्माण हम करते हैं, दीवारों से ही कमरों का निर्माण हो रहा है ना, कमरे में अलग अलग दीवारें होती हैं, ऐसे ऐसे ईंटें होती हैं, ऐसी ईंटें होती हैं। इनसे मिलकर दीवार और मिलकर के भवन का निर्माण होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य के जो अंग होते हैं ना, वो ये कोशिकाएं हैं। जैसे ये कोशिकाएं हैं, ये कई ईंटों की तरह भी होती है और ये गोल भी होती है। और ये मिलकर के क्या होते हैं? ये विभिन्न उत्तकों का निर्माण करती हैं। कोशिकाएं क्या है? उत्तकों का निर्माण करते हैं। उत्तक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर के जो है वो तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जिस प्रकार एक मकान होता है वो ईंटों के मिलने से बनता है,
इसी प्रकार जो ये हमारा शरीर होता है ये किससे मिलकर के बना है, ये विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से बना है। तो ठीक है, कोशिकाओं को जोड़ करके क्या होता है, सजीव शरीर का निर्माण होता है। कोशिकाओं को जोड़कर सजीव शरीर का निर्माण होता है। किसकी तरह, जैसे हम एक मकान बनाते हैं तो वो मकान क्या होता है, वो विभिन्न ईंटों से मिलकर के बना होता है। इसी प्रकार जो हमारा शरीर है ये विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर के बना है। कोशिकाओं को जोड़कर सजीव शरीर का निर्माण होता है। क्या होता है, सजीव शरीर का निर्माण होता है। सजीव शरीर का निर्माण किससे मिलकर के होता है, कोशिकाओं से मिलकर होता है। किसकी तरह होता है, जिस प्रकार एक मकान का निर्माण विभिन्न ईंटों को जोड़कर बना होता है। एक मकान होता है उसमें विभिन्न प्रकार की ईंटें होती हैं इस तरीके से, इसी तरीके से जो ये सजीव शरीर होता है ये विभिन्न प्रकार की जो सेल्स इंग्लिश में कहते हैं कोशिकाएं, यानी कि कोशिकाएं होती हैं, उनको जोड़ करके बना होता है। ठीक है, तो सजीव शरीर का निर्माण किससे होता है, कोशिकाओं से होता है। तो अब बात नहीं, ये भी ये कोशिकाएं थी, क्या इनका शुरू में ही हमें पता था, क्या ये कोशिकाएं थी, कोशिकाओं से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है, परंतु इसका हमें आरंभ से ही पता नहीं था। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने कार्क जो होती है, कार्क की एक स्लाइस का सामान्य आवर्धक लेंस होता है उसकी सहायता से अध्ययन किया था। तो कोशिका की खोज कब हुई थी, 1665 में। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका की खोज कब हुई, कोशिका की खोज कब हुई थी, 1665 में। कब हुई थी, 1665 में। किसने की थी, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी। इसने क्या किया था, कॉर्क की एक स्लाइस ली और उसको क्या है, एक आवर्धक लेंस था, उसकी सहायता से जब इसने उसको देखा तो उसमें क्या देखता है कि ये है, इसमें ना अनेक छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दे रही है। क्या होती है, ये कॉर्क की स्लाइस आती है, एक लकड़ी की छाल थी, ठीक है, एक पेड़ की छाल थी, वो लेता है, एक पेड़ की छाल होती है इस तरीके से, और उसमें ये क्या देखता है कि जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे वो उसमें वो गोले से दिखाई देते हैं, इस तरीके से ये जो एक कॉर्क है इसकी बनावट नजर आ रही है। इस तरीके से इस पूरे में ये दिखाई दे रही हैं। तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है और उसके बीच में एक केंद्र दिखाई दे रहा होता है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, ये जो छत्ते के समान संरचनाएं थी, इन्हें क्या है, इन्हें कोशिका यानी कि सेल का नाम दिया, और इनके बीच में एक कुछ सघन संरचना दिखाई दे रही थी जिसे कोशिका का केंद्र कहा गया, इसे केंद्रक कहते हैं। इसमें ये क्या देखते हैं कि ये जो हर एक कोशिका है ना, दूसरे से एक विभाजन पट्टी है, उसके द्वारा क्या है, अलग है, और इसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। इसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। विभाजन पट्टी है, इससे ये अलग है। ठीक है, एक कोष्ठ है, ये दूसरे से है, विभाजन पट्टी या एक तरह की पट्टी या दीवार से अलग है। और ये प्रत्येक जो कोष्ठक था ना, ये कोष्ठक थे, बक्से से थे, इनको किसका नाम दिया था, ये बक्से से दिखाई दे रहे थे इसमें, तो इन बक्सों का किसका नाम दिया, कोशिका का नाम दिया। और ये प्रत्येक जो ये बक्सा है ना, दूसरे बक्से से क्या है कि ये एक विभाजन पट्टी से अलग होता है, जिसका क्या नाम दिया था, कोशिका झिल्ली नाम दिया था, बक्सेनुमा। ये जो संरचनाएं क्या थी, ये मृत कोशिकाएं थी। ये क्या थी, ये मूलभूत संरचनाएं क्या थी, मृत कोशिकाएं। क्या थी, मृत ये क्या थी, मृत कोशिकाएं थी।
तो ये उस टाइम जो देखी गई थी, ये मृत कोशिकाएं देखी गई थी। उसके 150 साल तक यानी कि 150 साल तक, जो 150 साल तक क्या है कोशिका के विषय में, उसके 150 साल बाद भी कोशिकाओं के विषय में बहुत कम जानकारी थी। है जो कोशिका संरचना के विषय में हमें बहुत अधिक जानकारी है। आज के टाइम में हमें कोशिका संरचना के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। जो सजीवों की जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, वो संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद उन्हें देखा जा सका। जो सजीवों की जीवित कोशिकाएं हैं, तब रॉबर्ट हुक ने सजीवों की नहीं देखी थी। ये जो खाल ये थी ना, ऊपर जो लकड़ी के पेड़ों के ऊपर जो छोटा जिनको कहते हैं, खाल सी होती है वो, जिन्हें हम छोटा कहते हैं आम भाषा में, उसका अध्ययन किया था। तो ये किसका था? ये मृत कोशिकाओं का अध्ययन था। ये किसका था? ये बक्से नुमा संरचनाएं क्या थी? ये बक्से नुमा संरचनाएं, इसकी संरचनाएं कैसी थी? इस तरीके की संरचनाएं थी। और ये बक्से नुमा संरचनाएं ये क्या थी? ये मृत कोशिकाएं थी। और ये क्या थी? बक्से नुमा संरचनाएं थी। क्या थी ये? बक्से नुमा, यानी कि बक्सा होता है ना, एक बॉक्स होता है, उसकी आकृति की तरह थी। तो ये क्या थी? बक्से नुमा संरचनाएं थी। क्या थी? बक्से नुमा संरचनाएं थी। क्या थी ये? बक्से नुमा संरचनाएं थी। ये उसके बाद में जो है, ये सजीवों की जो जीवित कोशिकाएं थी, उनको किसकी सहायता से देखा जा सका? संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद देखा जा सका था। सजीवों की कोशिकाएं थी, इनको तो किससे देखा था? आवर्धित लेंस की सहायता से देखा था। परंतु जो सजीवों की जीवित कोशिकाएं थी, सजीवों की जीवित कोशिकाएं थी, उन्हें आवर्धित लेंस संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद देखा जा सका। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को कब देखा गया? जो संवर्धित सूक्ष्मदर्शी था ना, जिससे और छोटी चीजों को देखा जा सकता था, ऐसे सूक्ष्मदर्शी की जब खोज हुई, ऐसे यानी कि सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की खोज हुई, उसके बाद देखा जा गया। किसके बाद देखा गया? संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद देखा गया। खोज के बाद देखा गया। कब देखा गया? संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद इसे देखा जा सका। तो रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण था, मैंने बताया कि उसके 150 साल बाद तक जो थी, ये कोशिका के विषय में क्या थी, तब तक भी बहुत कम जानकारी थी। बाद में क्या है कि आज के समय में हमें कोशिकाओं के विषय में बहुत कुछ जानकारी उपलब्ध है, और उसके विषय में हम इस चैप्टर में जिक्र करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स, यदि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मूलभूत इकाई होती है कोशिका, अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई होती है। जिस प्रकार एक घर का निर्माण विभिन्न ईंटों को जोड़ने से बना होता है, उसी प्रकार जो मनुष्य शरीर का निर्माण है वो भी कोशिकाओं से हुआ है। तो मनुष्य की क्या है? मानव शरीर की जो संरचनात्मक मूलभूत इकाई है वो क्या है? वो कोशिका है। क्या है? कोशिका है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कॉर्क की थी वो सलाइस ली, और जब उन्होंने अध्ययन किया तो इस तरह उसको आवर्धित लेंस की सहायता से जब उसे देखा तो इस तरह बक्से नुमा संरचनाएं दिखाई दी, और ये भी देखा कि ये प्रत्येक संरचना है एक दूसरे से क्या है कि एक दीवार द्वारा अलग है। इसे किसके द्वारा अलग है? एक दीवार के द्वारा। हर जो संरचना बक्से हैं, ये छोटे छोटे बक्से हैं, एक दीवार है, उनसे अलग है। तो ये क्या है? बक्से नुमा संरचना है। सजीवों की जो जीवित कोशिकाएं हैं, उनको संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद देखा गया। ये जो पहले देखा था
रॉबर्ट हुक ने वो क्या था, वो था मृत कोशिकाओं का अध्ययन था। वो क्या था, मृत कोशिकाओं को देखा जा सकता था। सजीवों की जो कोशिकाएं हैं उन्हें बाद में आवर्धित संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की जब खोज हुई तो उसके बाद इन्हें देखा जा सका। तो कोशिका को किससे देखा जा सकता है, सजीव कोशिका को असंवर्धित आवर्धन क्षमता वाले लेंस, आवर्धन क्षमता वाले मतलब जो और ज्यादा छोटी चीजों को बड़ा करके दिखा सकते हैं उन्हें, वैसे हमें वो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। हम सीधी आंखों से उन चीजों को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म सूक्ष्म यानी कि छोटे हैं, इस कारण वो हमें दिखाई नहीं देते। जब हम उन्हें उस चीज को सूक्ष्मदर्शी जो स्लाइड पर रख करके सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं यानी कि माइक्रोस्कोप, आजकल जिसे हम माइक्रोस्कोप के नाम से ज्यादा जानते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, उस चीज को बड़ा कर देता है। बड़ा करने से अब क्या है, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो अब हमें दिखाई देती है। कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि वो हमें, हमारे जैसे शरीर है, ये बॉडी है हमारी, ये अनेक कोशिकाओं से ही मिलकर के बनी है, परंतु इनको हम अलग अलग नहीं देख सकते क्योंकि ये कोशिकाएं होती हैं, ये इतनी छोटी होती हैं कि हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते। तो इनको कब देखा जा सका, जब अधिक आवर्धन क्षमता वाले यानी कि जो ऐसे सूक्ष्मदर्शी जो और छोटी चीजों को बड़ा करके दिखा सकते हैं, जब उनका जो है उनका आविष्कार किया गया, उसके बाद ही क्या है, जो सजीव जो कोशिकाएं हैं उनको देखा गया। ठीक है, कोशिका को देखा जा सकता है, कोशिका को किसके द्वारा देखा जा सकता है, कोशिका को अधिक आवर्धन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। कोशिका को देखना, कोशिका को हम किस प्रकार देख सकते हैं, अधिक आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्षमता वाले, अधिक आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं, वाले सूक्ष्मदर्शी से, क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, क्या है, माइक्रोस्कोप, अधिक आवर्धन क्षमता वाले यानी कि जो और बहुत छोटी चीज को बड़ा करके दिखा सकते हैं, ऐसे माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं। अब हम थोड़ा कोशिका के विषय में और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। मूल संरचनात्मक इकाई क्या होती है, जैसे भवन के लिए ईंट होती है, वैसे ही सजीव क्या होते हैं, सजीवों में कोशिका होती है। तो कोशिका क्या होती है, कोशिका, ये जो कोशिका है ये ऐसे इस तरह की भी हो सकती है, बक्से नुमा भी हो सकती है, जैसे ये ईंट ऐसी दिखाई दे रही है ऐसे, और ये क्या है, एक दीवार द्वारा देखो सारी अलग है और उसके बीच में ये केंद्रक होता है, एक केंद्रक भी होता है। तो कोशिका क्या होती है, कोशिका जिस प्रकार एक मकान का निर्माण ईंटों से होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है, कोशिकाओं से, यानी कि सेल्स से। किससे, सेल्स। मूल संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक जो रचना करती है किसका, मानव शरीर की संरचनात्मक, मूलभूत संरचनात्मक इकाई, मूल संरचनात्मक इकाई होती है, वो क्या होती है, कोशिका होती है। सजीवों में कोशिका होती है, सजीवों में क्या होती है, ये क्या होती है, सजीवों में कोशिका, सजीवों में क्या होती है, सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। ईंट की अपेक्षा सजीव कोशिका होती है, उनकी जो संरचना है ये अधिक जटिल होती है। जैसे मुर्गी का अंडा हो गया, ये क्या है, एक एकल कोशिका होती है, इसे
इसे क्या होता है, मुर्गी मुर्गी जो अंडे होते हैं, मुर्गी इत्यादि का अंडा होता है, ये एक कोशिका से मिलकर के बना है। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं नहीं होती और इसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि अंडे तो हम सभी देखते हैं। ये जो अंडा होता है ये क्या होता है, अंडा क्या होता है, ये एक कोशिका होती है, एक कोशिकीय होता है। यानी कि इसका निर्माण क्या है, किसी एक ही कोशिका से हुआ है। इसमें अलग अलग कोशिकाएं नहीं है, ये इतना अकेला है। और क्या, क्योंकि हम अंडे को नंगी आंखों से देख सकते हैं ना, हम सभी अंडों को देखते हैं, तो क्या है कि हम इसे क्या है, नंगी आंखों से देख सकते हैं। ना तो किसी आवर्धक लेंस की सहायता है और ना ही किसी संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की सहायता है। हम इसे बिना किसी चीज के आंखों से देख सकते हैं। नंगी आंखों से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये संरचनात्मक मूलभूत इकाई होती है। सजीवों में जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो असंख्य कोशिकाओं से मिल करके एक सजीव का जो सजीव शरीर होता है उसका निर्माण क्या होता है कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिल करके बना होता है। एक दो तीन नहीं होती, अरबों खरबों की कोशिकाएं होती हैं, उनसे मिल करके जो ये सजीव शरीर है मिल करके बना होता है। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि हमारा जो शरीर है उसमें ये कोशिकाएं हैं इतनी छोटी है कि हम इन्हें देख भी नहीं सकते। इतने बड़े शरीर में अंदाजा लगाइए कितनी होगी, अरबों खरबों की संख्या में जो कोशिकाएं हैं वो होंगी। इनकी आकृति और इनका जो साइज है वो इनमें क्या होता है, विभिन्नता होती है। जो अलग अलग कोशिकाएं होती हैं अलग अलग तरीके की होती हैं, गोल भी हो सकती है, चौकोर भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। ये कोई मैटर नहीं करता कि यदि कोई बड़ा प्राणी है तो उसकी कोशिकाएं क्या हैं, बड़ी होंगी। यदि चूहा है, जैसे चूहा होता है ये बहुत छोटा होता है, तो ये क्या है, इसमें जो है इसकी कोशिकाएं हैं ये छोटी छोटी होंगी। कोशिकाएं जो विभिन्न प्रकार के जो अपने कार्य करती हैं उसके हिसाब से जो कोशिकाएं होती हैं उनकी आकृति होती है। आकृति और इसके साइज में क्या होती है, विभिन्नता होती है। आकृति यानी कि इनकी बनावट की किस तरीके की है, साइज यानी कि इतनी बड़ी है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ये सबसे बड़ा होता है और ये जो कोशिकाएं होती हैं इनका जो साइज होता है ये बहुत छोटा होता है। तो अब हम कोशिका के संरचना के विभिन्न अध्ययन को हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि सजीवों में जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो क्या होती है, आकृति होती है वो क्या होती है, और जो साइज में जो विभिन्नता होती है वो भी होती है। क्योंकि ये बात तो है कि यदि कोई छोटा मतलब प्राणी है तो उसमें कोशिकाएं निश्चित रूप से थोड़ी कम होगी, क्योंकि इतने बड़े शरीर में तो बहुत सारी कोशिकाएं ही होगी। ये जो विभिन्न सजीव होते हैं उनमें अलग अलग कोशिकाओं की संख्या होती है। सेल्स होती है, मूल संरचनात्मक इकाई होती है। सजीवों में क्या है, कोशिका होती है। मूलभूत संरचनात्मक सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। जो अंडा होता है ये एक कोशिका होती है और इसे नंगी आंखों से भी हम देख सकते हैं। अब यदि हम किसी अंडे को लेकर के उसको उबालते हैं, उसका छिलका अलग करते हैं, तो जब हम उसको अंडे को उबालते हैं तो एक पीला पदार्थ होता है और उसके चारों ओर क्या होता है, एक सफेद पदार्थ होता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि ये एक कोशिकीय है। सजीव कोशिकाओं की संख्या, आकृति और साइज में विभिन्नताएं होती है। यानी कि इनकी जो संख्याएं होती है कोशिकाओं की वो अलग अलग होती हैं, इनकी आकृति होती है वो भी अलग अलग होती है, इनका साइज होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे कोशिका संरचना के विषय में विस्तृत अध्ययन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अभिरंजक का उपयोग करते हैं। कोशिका संरचना के विस्तृत अध्ययन के लिए किसका उपयोग करते हैं, कोशिका संरचना के विस्तृत अध्ययन के लिए किसका
अभिरंजक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अभिरंजक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अभिरंजक का उपयोग करते हैं। कोशिका संरचना के विस्तृत अध्ययन के लिए अभिरंजक का उपयोग करते हैं। जो जीवों की आकृति और साइज क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या भी अलग अलग होती है। कोशिका के अध्ययन के लिए किसका उपयोग करते हैं? अभिरंजक का उपयोग करते हैं। और कोशिका की सबसे पहले कोशिका की संख्या कि कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। हमने देखा कि इतना बड़ा मानव शरीर है, इसमें कोशिकाएं इतनी छोटी छोटी हैं कि ये हमें दिखाई ही नहीं दे रही। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा शरीर है, इसमें अरबों खरबों की संख्या में कोशिकाएं हैं, तब जाकर के मनुष्य शरीर का निर्माण हुआ है। परंतु शुरुआत में जो एक ही जो कोशिका होती है वो होती है, एक ही कोशिका से मानव शरीर का शुरुआत में एक कोशिका होती है, फिर उससे अलग कोशिकाएं बनती जाती है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। और अब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे शरीर में अरबों खरबों की संख्या में कोशिकाएं होती जाती हैं, क्योंकि एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। तो कोशिका मानव शरीर में क्या है? कई खरब कोशिकाएं हैं। अलग ये क्या होती हैं? अलग अलग आकृति की होती है, अलग अलग साइज की होती है। कुछ जो सजीव होते हैं वो क्या होते हैं? बहुकोशिक होते हैं। कुछ सजीव क्या होते हैं? बहुकोशिक होते हैं। और कुछ क्या होते हैं? एक कोशिक होते हैं। क्या होते हैं? कुछ तो बहुकोशिक होते हैं। बहु मतलब अधिक, यानी कि कुछ सजीव जो होते हैं उनका निर्माण बहुत सारी जो है वो कोशिकाओं से होता है। और कुछ होते हैं वो सिर्फ एक कोशिका से ही उनका निर्माण होता है। उसी एक कोशिका से वो सारे जो कार्य हैं वो अपने संपन्न करते हैं। कुछ क्या होते हैं? एक कोशिक होते हैं। कुछ क्या होते हैं? एक कोशिक होते हैं। कुछ क्या होते हैं? एक कोशिक होते हैं। एक कोशिक कौन से होते हैं? एक कोशिक वो होते हैं जिनका निर्माण क्या है? किसी एक कोशिका से ही होता है। और उसी एक कोशिका से ये क्या है? ये सभी आवश्यक क्रियाएं जैसे सांस लेना, सुनना इत्यादि सभी क्या है? उसी एक कोशिका से ये करते हैं। जैसे अमीबा है, अंडा है, ये क्या है? ये एक कोशिक होते हैं। एक कोशिक कौन कौन से होते हैं? अमीबा। और अंडा जो होता है ना वो भी एक कोशिक होता है। अमीबा और अंडा है, ये क्या है? एक कोशिक होते हैं। पौधे और ये जो जीव जंतु होते हैं ये क्या होते हैं? ये बहुकोशिक होते हैं। पौधे और अन्य जीव जंतु क्या होते हैं? पौधे और अन्य जीव जंतु क्या होते हैं? पौधे और ये मानव शरीर हो गया, ये भी मानव शरीर, ये क्या है? बहुकोशिक है। और जो ये एनिमल्स होते हैं यानी कि ये जो जीव जंतु होते हैं ये क्या होते हैं? ये भी बहुकोशिक होते हैं। अमीबा, अंडा और ये जीवाणु इत्यादि ये क्या होते हैं? ये एक कोशिक होते हैं। एक कोशिका होती है उसी से ही अलग क्रियाएं अपनी सभी क्रियाएं करते हैं। और जो बहुकोशिक होते हैं ये क्या होते हैं? ये एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। परंतु जो इनका जो जीवन प्रारंभ होता है वो किससे होता है? इनके जीवों के जो जीवन होता है वो एक कोशिका से प्रारंभ होता है। जीवन प्रारंभ किससे होता है? जीवों का जो जीवन होता है, जीवों का जीवन किससे? एक कोशिका से प्रारंभ होता है। जीवन एक कोशिका से प्रारंभ होता है। यानी कि जब हमारा जीवन प्रारंभ होता है तब वो क्या होता है? वो एक कोशिका से हमारे जीवन का प्रारंभ होता है। किससे होता है? एक कोशिका से। एक कोशिका से। ये एक कोशिका कौन सी होती है? जो निषेचित अंडा होता है। ये क्या होता है? एक कोशिका कौन सी होती है? जो निषेचित अंडा होता है वो एक कोशिका होती है। निषेचित अंडा क्या होता है? एक कोशिका होता है। ये निषेचित अंडा, क्योंकि जो अंडा होता है वो क्या होता है? एक कोशिका होता है। और हमारे जीवन का प्रारंभ जो अंडे से होता है तो वो अंडा क्या है? जो माँ के गर्भ में जो
अंडे वगैरह बनते हैं, वो जो माता पिता के जो निषेचित अंडे हैं उनसे मिलकर के हमारे जीवन का निर्माण होता है, वो एक ही होता है। तो वो निषेचित अंडा क्या होता है, एक ही होता है। निषेचित अंडा क्या है, गुणन करता है, वृद्धि और उसकी वृद्धि होती जाती है। वो तो उससे क्या है, उसके साथ साथ कोशिकाओं की जो वृद्धि है वो होती जाती है। सभी जो विशेष कार्य है ये क्या है, कोशिकाओं के समूह द्वारा होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जब क्या वृद्धि और परिवर्धन के साथ कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। ये क्या है, ये जो निषेचित अंडा है इसमें क्या होगा, वृद्धि और परिवर्धन होगा। वृद्धि और परिवर्धन होगा। वृद्धि और जब परिवर्धन होगा तो क्या है, ये जो वृद्धि और जब परिवर्धन होगा तो ये क्या है, कोशिका की संख्या में वृद्धि होगी। तो क्या होगा, कोशिका कोशिका की संख्या है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, ये शुरू में ये अंडा तो था, जैसे जो ये पक्षियों इत्यादि के अंडे होते हैं, अंडे ठीक है कि ये जो अंडा है ये क्या है, ये अंडा एक ही सेल है। पर जब पक्षी अंडे से बाहर अंडा क्या है, जब अंडा पकता है तो इसके क्यों पका, ये क्योंकि इसके अंदर क्या थी, अन्य सेल्स थी, वो विकसित हुई और इससे क्या है, एक जो बच्चा है वो बन गया। ये इस तरह मल्टी सेल्यूलर बहुकोशिकीय बच्चे का निर्माण हुआ। इसी प्रकार जो मानव होते हैं, मानव का निर्माण भी एक कोशिका से होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। तो जब वो बच्चा अंदर बढ़ता है उसमें क्या है, कोशिकाओं की जो संख्या थी वो वृद्धि होती जाती है और इससे क्या है, मानव शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका ये जो वृद्धि होती है, परिवर्तन होता है, तो इससे क्या होती है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। जो ये सभी विशेष कार्य होते हैं ये कोशिकाओं के जो समूह होते हैं, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक के द्वारा संपन्न होते हैं। कोशिकाएं, विभिन्न कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करते हैं। ऊतक मिलकर के अंगों का ऊतक होते हैं, वो हमारे जो ये अंग होते हैं इनका निर्माण करते हैं। और अंग होते हैं ये अलग अलग तंत्रों का निर्माण करते हैं, जैसे श्वसन तंत्र हो गया, आंखों से, आंखों में अलग कितनी सेल्स होंगी हमारी आंखों में, तो सेल्स ने मिलकर के ऊतकों का निर्माण किया, ऊतकों ने मिलकर के अंग का निर्माण किया। तो ये आंख में भी अलग अलग अंग होते हैं। तो ये देखने का काम हो रहा है, सुनने का काम, हमारे कानों से सुनने का काम हो रहा है। तो विभिन्न अंग क्या है, ये कोशिकाओं का समूह है। और विभिन्न कोशिकाओं का जो समूह होता है ये हमारे जो हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के जो काम करता है वो सभी काम इनसे कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित होते हैं, क्योंकि हमारे जो अंग हैं ये कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बने हैं। तो कोशिकाओं का जो समूह होता है, कोशिका की संख्या के विषय में हमने देखा तो कोशिका एक कोशिकीय भी होते हैं। जो अंडा होता है और अमीबा होता है ये क्या होता है, एक कोशिका होता है। जब अंडे में क्या है, जो ये जो मानव शरीर का निर्माण भी निषेचित अंडे से हुआ है। तो जीवन का प्रारंभ किससे होता है, एक कोशिका से होता है। बाद में जब वृद्धि और परिवर्तन होता है तो क्या होती है, कोशिकाओं की संख्या में जो वृद्धि है वो होती जाती है, नई सेल्स बनती जाती है। यदि आपने कभी ऐड ध्यान से देखी होगी तो जब क्रीम वगैरह की मसूरी करते हैं कि ये जो इससे ये चेहरे पे ग्लो आएगा, क्योंकि ये जो डेड सेल्स होती हैं उनको रिमूव करेगा, नई सेल्स बनाएगा। तो यानी कि जो मनुष्य जीवन में यदि हमारे अंदर नई नई सेल्स का निर्माण होता रहता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, यंग भी दिखाई देती है। जो विभिन्न ये जो कोशिकाएं होती हैं, विभिन्न कोशिकाएं होती हैं, ये विभिन्न कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, विभिन्न कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण करती है, ऊतकों का निर्माण करती है। और विभिन्न ऊतक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न ऊतक होते हैं वो अंगों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अंगों
अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न ऊतक होते हैं, ये अंगों का निर्माण करते हैं। और जो विभिन्न अंग होते हैं ये तंत्र का निर्माण करते हैं। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, जैसे ये जो आंख के दृष्टि तंत्र इत्यादि हमारे होते हैं। तो विभिन्न अंग मिलकर के तंत्रों का निर्माण करते हैं। विभिन्न अंग किसका निर्माण करते हैं? विभिन्न अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं। कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण करती हैं। विभिन्न ऊतक होते हैं, ये अंगों का निर्माण करते हैं। और विभिन्न अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं। कोशिका की आकृति, कोशिका की आकृति के बारे में नेक्स्ट क्या है? आकृति। तो कोशिका की आकृति होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। आकृति होती है तो जैसे अमीबा को हम ले लेते हैं। अमीबा है, ये अपनी आकृति बदलता रहता है। अमीबा क्या है? निश्चित आकृति इसकी नहीं होती। इसकी क्या है? कोई निश्चित आकृति है वो नहीं होती, ये अपनी आकृति बदलता रहता है। ये जो पादाब होते हैं, पादाब क्या होते हैं? कोशिका के मुख्य शरीर से जो बाहर की ओर परिवर्ती जो लंबाई के उभरे हुए प्रवर्ध होते हैं। कोशिका के जो मुख्य शरीर होता है उससे बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के उभरते हुए प्रवर्ध होते हैं। ये अमीबा, ये बाहर की ओर ये उभरे हुए हो गए ना, ये क्या है? ये पादाब होते हैं। ये जो बाहर की ओर, ये जो इसकी मुख्य आकृति है, इसे बाहर की ओर जो ये लंबे उभरे हुए ये जो प्रवर्ध होते हैं, ये क्या होते हैं? ये लंबाई के उभरे हुए प्रवर्ध क्या होते हैं? पादाब होते हैं। पादाब होते हैं कोशिका के मुख्य शरीर से बाहर की ओर उभरी हुई, बाहर की ओर क्या है? परिवर्ती लंबाई के उभरते हुए प्रवर्ध। कोशिका की जो मुख्य आकृति होती है, मेन आकृति होती है, उस मेन आकृति से बाहर की ओर परिवर्ध लंबाई में से आकृति से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई में उभरे हुए जो प्रवर्ध होते हैं वो क्या होते हैं? पादाब होते हैं। प्रवर्ध क्या होते हैं? पादाब होते हैं। अपनी अमीबा की कोई आकृति, अमीबा होता है, अमीबा की आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती। जो इसके क्या होते हैं? ये पादाब है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें पादाब बनते रहते हैं। पादाब क्या होते हैं? जो अमीबा से जो ये अमीबा है इसे बाहर की और ये जो लंबे लंबे होते हैं ना, ये बदलते रहते हैं। जैसे कभी ये यहाँ से लंबे लंबे हो गए ऐसे, तो इसकी आकृति क्या है? क्योंकि इसमें पादाब बनते रहते हैं। बाहर की ओर उभरे हुए जो लंबे लंबे प्रवर्ध होते हैं ना, इसके कारण, क्योंकि इसमें प्रवर्ध बनते रहते हैं। तो भोजन ये क्या होते हैं? ये पादाब क्या करते हैं? अमीबा को गति देते हैं और ये भोजन जो ये भोजन करता है उस भोजन करने में अमीबा की सहायता करते हैं। तो पादाब क्या करते हैं? पादाब जो है ये पादाब, इसकी बदलती आकृति का कारण क्या है? पादाब क्या है? अमीबा की बदलती आकृति का कारण पादाब क्या है? अमीबा की बदलती आकृति का कारण पादाब है। अमीबा क्या है? पादाब अमीबा को गति देते हैं और भोजन ग्रहण करने में सहायता देते हैं। ये क्या करते हैं? गति देते हैं। पादाब अमीबा को गति देते हैं और भोजन ग्रहण में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? भोजन लेने में। ये जो आकृति बदलने का क्यों बदलते हैं? ये जो आकृति बदलता है इसके कारण ये भोजन ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण में सहायता करते हैं। ये पादाब क्या होते हैं? पादाब क्या होते हैं कि अमीबा की मुख्य आकृति होती है उससे बाहर की ओर परिवर्ध लंबाई में उभरे हुए प्रवर्ध होते हैं।
ये पादाब बनने का मुख्य, जो आकृति बदलने का मुख्य कारण क्या है? पादाब है। पादाब अमीबा को गति देते हैं, भोजन ग्रहण में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? अमीबा क्या होता है? अमीबा क्या होता है? एक पूर्ण विकसित जीव होता है, वन सेलुलर होता है। और ये क्या होता है? एक कोशिका होती है। इसकी क्या होती है? एक ही कोशिका होती है। क्या होती है? इसमें एक कोशिका होती है। और ये क्या होता है कि पूर्ण विकसित जीव है और इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। ये कोई अधूरा नहीं है, इसमें एक कोशिका है तो इसके कारण ये पूर्ण विकसित नहीं है। ये क्या है? पूर्ण विकसित जीव है। पूर्ण विकसित, ये क्या है? पूर्ण विकसित जीव है। और ये क्या है? ये पूर्ण विकसित जीव है और इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। इसका क्या है? इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। ये क्या है? ये एक पूर्ण विकसित जीव है और इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। तो अब हमने देखा कि जो अमीबा होता है, आकृति के बारे में। अब आकृति है, जैसे हम अमीबा को ले लेते हैं तो इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें पादाब बनते रहते हैं। अब ये पादाब क्या होते हैं? पादाब होते हैं जो बाहर की ओर परिवर्तित, जो ये लंबे लंबे उभरे हुए होते हैं, जो लंबे लंबे, ये क्या होते हैं? पादाब होते हैं। पादाब अमीबा की आकृति बदलने का कारण क्या है? पादाब है। अब पादाब क्यों बनते हैं? क्योंकि ये किसी फायदे के लिए बनते होंगे, तो ये इसको गति देते हैं, भोजन ग्रहण में इसकी सहायता करते हैं। अमीबा क्या होता है? हमें पता था अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती है? कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? एक होती है। परंतु एक कोशिका होने के बावजूद ये एक पूर्ण विकसित जीव है और इसका अपना स्वतंत्र होती है। इनमें जो सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, इन्हें क्या कहते हैं? सफेद रक्त कोशिकाएं। सफेद रक्त कोशिकाएं ये सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये भी क्या होती हैं? एक कोशिकीय होती है। कोशिकाओं की आकृति कौन कौन सी हो सकती है? ये कोशिकाएं जो होती हैं ये गोल हो सकती हैं। कैसी हो सकती है? गोल भी हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? गोल हो सकती है इसे। और दूसरी जो इनकी आकृति है वो कैसी हो सकती है? आगे से नुकीली, बीच में से थोड़ी मोटी, इस तरह की हो सकती है। इस तरह की शेप भी की हो सकती है। ये शेप भी इनकी हो सकती है। गोलाकार होती हैं, ये गोलाकार हैं। ये जो गोलाकार है, गोलाकार कौन सी कोशिकाएं होती हैं? रक्त कोशिकाएं होती हैं। इनकी आकृति कैसी होती है? गोल होती है। रक्त कोशिकाएं कैसी होती हैं? गोलाकार। कौन सी होती हैं? रक्त कोशिकाएं। और ये जो शाखान्वित कोशिकाएं होती है, ये लंबी शाखान्वित होती है। लंबी और जो शाखान्वित होती है वह कौन सी होती है? ये होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। लंबी, ये लंबी है और शाखान्वित है, तो लंबी और शाखान्वित होती है वो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिकाएं। वो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिकाएं। लंबी और शाखान्वित होती है वो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ये लंबी और शाखान्वित होती हैं। जो नुकीली होती है बीच में से, तरकु जैसा आकार होता है ना, उन्हें क्या कहते हैं? ये तरकु जैसी है तो इन्हें क्या कहते हैं? तरकु रूप कोशिकाएं। तरकु रूप ये कौन सी कोशिकाएं होती हैं? ये होती हैं पेशीय कोशिकाएं। कौन सी होती है? पेशीय कोशिकाएं। तरकु रूप होती हैं वो कौन सी होती है? पेशीय कोशिकाएं होती हैं। ये जो
लंबी शाखान्वित शाखाएं होती हैं। ये क्या होती है? तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। और तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती हैं कि ये शरीर इनके द्वारा शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। इससे हम अपने शरीर पर नियंत्रण कर सकते हैं और समन्वय कर सकते हैं। तो जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? तंत्रिका कोशिकाएं ये क्या काम करती हैं? इनसे हम क्या काम लेते हैं? ये क्या करती है? नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। नियंत्रण कैसे है? जैसे अब मुझे क्या बोलना है, ये सब मैंने अपने बॉडी में, माइंड है ये अपनी बॉडी को ऑर्डर दे रहा है। और काम ये कौन सी कोशिकाएं कर रही है? ये तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो ये काम कर रही है। जो तंत्रिका कोशिकाएं या नियंत्रण का समन्वय क्या होता है कि अब मेरा पूरी बॉडी का बैलेंस है। जैसे मैं चल रही हूँ तो एक बैलेंस में चल रही हूँ, मतलब मेरे शरीर में क्या है? एक समन्वय है। तब जो हाथ हिला रही हूँ उनमें भी एक समन्वय है। अब मुझे लिखना है उस टाइम भी अपनी बॉडी का एक समन्वय बना रहता है। तो ये जो नियंत्रण का अपने शरीर पर और समन्वय का कार्य है ये कौन सी कोशिकाएं करती हैं? ये तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। कोशिका के विभिन्न संगठक होते हैं। ये क्या होते हैं? कोशिका के जो विभिन्न संगठक होते हैं तो ये क्या होते हैं? ये एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। ठीक है। ये पौधों और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनको क्या है? ये आकृति प्रदान करते हैं। ये जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं, ये जो एक झिल्ली है ना इसके द्वारा है। इसी झिल्ली के कारण इस कोशिका को आकार है। ये जो गोल कोशिका है ये क्या है? झिल्ली है। ये क्या है? झिल्ली। और ये है, ये जो कोशिका झिल्ली है इसने इसे ये आकार देके रखा है। ये है, ये कोशिका है। ये जो तर्क रूपी जो है तर्क रूपी कोशिका है, तर्क रूपी पेशीय कोशिका है। ये क्या है? इसको इस झिल्ली ने, ये कौन सी है? ये इसकी कोशिका झिल्ली है। इसकी ये कोशिका झिल्ली है। और इसकी जो शाखान्वित है, ये शाखान्वित, लंबी शाखान्वित है, लंबी और शाखान्वित आकार की ये जो तंत्रिका कोशिका है इसकी ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। क्या है ये? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली समझ में आ गई होगी कि क्या होती है? ये कोशिका झिल्ली है। ये जो जंतु और पादप कोशिकाएं होती हैं इनको क्या करती हैं? ये कोशिका झिल्ली आकार प्रदान करती है। ये क्या करती है? जंतु और पादप कोशिकाएं, जंतु मतलब जितने भी जीवनधारी हैं वो जीव जंतु हैं वो, और जो पेड़ पौधे हैं पादप इत्यादि उनको क्या है? पादप कोशिकाएं होती हैं उनको आकार प्रदान करता है। कोशिका को आकार प्रदान करता है। क्या करती है? ये आकार प्रदान करती है। परंतु जो ये पादप कोशिकाएं होती हैं, जैसे हमने एक लीफ ली, उसके बाद ये क्या है? ये कोशिका झिल्ली है। और आपने कोशिका झिल्ली के बाहर एक ऐसी एक और भी मतलब दीवार सी देखी होगी, इस तरह की एक लाइन सी लगी होती है इस तरह। तो ये क्या होती है? ये कोशिका झिल्ली है। अंदर वाली क्या है? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के बाहर क्या है? कोशिका झिल्ली के बाहर ये वाली क्या है? कोशिका भित्ति। ठीक है। ये क्या है? कोशिका भित्ति। ये किसमें होती है? ये पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें होती है। पादप कोशिकाओं में ये क्यों होती है? क्या कभी अंदाजा लगाया कि ये हमारी सेल्स होती है ना, उनके बाहर ये कोशिका भित्ति नहीं होती, परंतु ये जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनके बाद ये जो कोशिका भित्ति होती है। देखो हम क्या हैं? हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकते हैं, इसलिए बदलते मौसम के अनुसार हम क्या हैं? अपने आप को घरों के अंदर आकर के प्रोटेक्ट कर सकते हैं। परंतु ये जो जितने भी पादप होते हैं ये एक स्थान पर खड़े रहते हैं और इनको प्रोटेक्शन के लिए इस कुदरत ने ऐसी व्यवस्था की है
कि ये जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये इनकी बदलते मौसम से, गर्मी सर्दी, जो तेज हवाएं चलती हैं, उन सब से ये रक्षा करती है। ये काफी थोड़ी मोटी भी होती है, तो इनकी पेड़ों की रक्षा प्रकृति ने स्वयं करके रखी है। ये सिर्फ कोशिका भित्ति पादप, ये जितने भी पादप होते हैं ना, यानी कि पेड़ पौधे होते हैं, उनमें होती है। जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये एक अतिरिक्त आवरण होता है। ये क्या कोशिका भित्ति क्या होती है, जीवाणु कोशिकाओं में होती है। किसमें होती है, जीवाणु कोशिकाओं में भी होती है। कोशिका भित्ति और किन में होती है, जीवाणु कोशिकाओं में होती है। ये कोशिका भित्ति किस में होती है, और जीवाणु कोशिकाओं में भी होती है। जीवाणु कोशिकाओं में। जीवाणु कोशिकाएं होती हैं, उनमें भी कोशिका भित्ति होती है। आकृति के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं गोलाकार होती हैं, वो रक्त कोशिकाएं होती हैं। गोलाकार होती है वो कौन सी होती है, रक्त कोशिकाएं होती हैं। लंबी और शाखान्वित यानी कि इनकी शाखाएं निकली होती हैं, वो कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। लंबी और शाखान्वित होती है वो कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिकाएं होती है। तंत्रिका कोशिकाएं क्या काम करती हैं, इनसे हमारे शरीर में नियंत्रण रखने का कार्य और जो समन्वय स्थापित कर पाते हैं हम, वो सब किसकी वजह से होता है, तंत्रिका कोशिकाओं की वजह से होता है। जो अमीबा होता है ये अपना आकार बदलता रहता है, अमीबा एक कोशिकीय होता है। जो WBC होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। और जो एक कोशिकीय होते हैं वो अपना आकार बदलते रहते हैं। सफेद रक्त कोशिकाएं WBC एक कोशिकाएं होती है और ये अपना आकार बदलती रहती है। अब बात आती है ये तर्क रूपी, जो ये तर्क रूपी पेशी कोशिकाएं होती हैं। तर्क रूपी ये क्या होती हैं, ये पेशी, जो हमारी पेशियां होती है ना, उनका निर्माण करती हैं। उनका निर्माण होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका झिल्ली, ये जो कोशिका होती है इस तरह की, इनको बाहर क्या है, ये आकार देती है, ये कोशिका झिल्ली देती है। और ये जो कोशिका भित्ति होती है ये पादप कोशिकाओं में होती है और जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति होती है। ये कोशिका झिल्ली के बाहर एक और जो है एक झिल्ली सी होती है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका जो होती है ये इतनी छोटी होती है, हमें पता है कि हम इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अंडे को हम देख सकते हैं, जो एक कोशिकीय होता है और उसे हम देख सकते हैं, परंतु जो हमारे शरीर में इतनी अरबों खरबों की कोशिकाएं, अरबों खरबों की कोशिकाएं हैं, उन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो इसका मतलब इनकी जो इनका साइज है वो बहुत छोटा होता है। इनका साइज इतना छोटा होता है कि ये 1 मीटर का जो 10 लाखवां भाग होता है ना, उसके बराबर या उससे भी छोटा होता है। कितना छोटा होता है कि 1 मीटर का जो 10 लाखवें भाग के बराबर होता है। 1 मीटर के जो 10 लाखवें हिस्से के बराबर, 10 लाखवें हिस्से के बराबर है या उससे भी छोटा होता है, या क्या होता है, उससे भी छोटा होता है, या क्या होगा, उससे भी छोटा होगा। तो ये इनका आकार इतना छोटा होता है, 5 माइक्रोमीटर, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। इसका साइज क्या होता है, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ये सबसे बड़ी कोशिका होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ये सबसे बड़ी कोशिका होता है। और इसका साइज क्या होता है, इसका साइज होता है 170 mm × 130 mm।
माइक्रोमीटर, mm मतलब माइक्रोमीटर। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये सबसे बड़ी कोशिका होता है। इसका साइज कितना होता है? 170 mm मल्टीप्लाई 130 mm। जो सबसे छोटी कोशिका है उसका साइज 0.1 mm से 0.5 mm तक होता है। ये जो कोशिका का साइज है ये क्या होता है? जो 1 मीटर होता है उसके 10 लाखवें हिस्से के बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा या बड़ा भी हो सकता है। तो ये इनका साइज था। अब हम एक देखते हैं कि जैसे अंडा है, एक अंडे को उबालते हैं और इसका क्या है छिलका है उसको अलग कर लेते हैं। तो उसमें हम थोड़ी देर बाद में हम क्या देखते हैं कि वो जो अंडा है उसका जो सफ़ेद पदार्थ है ये केंद्र में, ये क्या है सफ़ेद पदार्थ है ना, ये केंद्र का जो पीला भाग है, ये जो ये अंडा था और इसके केंद्र में क्या है? पीला भाग है। क्या? पीला भाग है। और ये क्या है? ये इसके चारों ओर क्या है? एक सफेद भाग है। ठीक है, ये सफेद भाग है ना, इससे इसने इसको पीले भाग को सफेद भाग से घेरा हुआ है। ये जो सफेद भाग होता है इसको एल्ब्यूमिन कहते हैं। सफेद भाग को क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन कहते हैं। सफेद भाग को क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन कहते हैं। पीले भाग को क्या कहते हैं? पीले भाग को योक कहते हैं। पीले भाग को क्या कहते हैं? योक। और ये योक क्या होता है? एक कोशिका का भाग होता है। एक कोशिका का भाग होता है। एल्ब्यूमिन उबालने पर एल्ब्यूमिन क्या होता है? ये जो सफेद भाग होता है ये एल्ब्यूमिन होता है। और एल्ब्यूमिन क्या है? ये सफेद भाग होता है। और ये एक सफेद पदार्थ, ये क्या होता है? उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। उबालने पर ठोस में परिवर्तित mm से 0.5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर mm मतलब माइक्रोमीटर होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये सबसे बड़ी कोशिका है और ये 170 माइक्रोमीटर क्या है? इसका साइज 170 माइक्रोमीटर मतलब मल्टीप्लाई गुणा में 130 माइक्रोमीटर। ये जो एक अंडा होता है, हमने एक अंडे को लिया, उसको जब उबाला तो इसमें क्या था? उसका छिलका था, उसको उतार दिया। उबालने पर हम क्या देखते हैं? इसके केंद्र में पीला भाग है और इस पीले भाग को योक कहते हैं। और ये योक है, ये एक कोशिका का भाग होता है। इस ये जो पीला भाग है इसको चारों से सफेद भाग ने घेरा हुआ है, जो ये ऐसे है, ये सफेद भाग है। इस सफेद भाग को एल्ब्यूमिन कहते हैं। और ये जो एल्ब्यूमिन होती है ये उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। एल्ब्यूमिन क्या है? उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ये जो कोशिका का साइज है ये उसके जो वो जो जिस तरह का काम करती है उससे संबंधित होता है। ये इस बात पर निर्भर क्या ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कोई बड़े जंतु हैं तो उनमें जो कोशिका का साइज है वो बड़ा होगा और छोटे में छोटा होगा। क्या ये इस हिसाब से इनकी जो साइज है वो डिपेंड करता है? क्या एक कोशिकीय जीव होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, या जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनकी कोशिकाएं होती हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं? तो जो कोशिका का साइज है ये किसके ऊपर निर्भर करता है? कोशिका का। अब हमारे दिमाग में प्रश्न उठ रहा है कि कोशिका किसकी कोशिका ज़्यादा बड़ी होगी? जंतुओं की होगी, जो मनुष्यों की होगी, जानवरों की होगी, बड़े जानवरों की होगी, या जो छोटे जानवर होते हैं उनकी होगी? ये प्रश्न हमारे दिमाग में घूम रहा होगा। तो ये इसमें क्या है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं इनका आकार, ये जो कार्य करती हैं, जिस जिस काम में आती हैं उस प्रकार के आधार पर इसका साइज है वो होता है। तो कोशिका का साइज किससे संबंधित होता है? कोशिका का साइज का संबंध किससे होता है? प्रकार्य से। किससे होता है? प्रकार्य से। किससे संबंधित होता है? प्रकार्य से। कोशिका का साइज किससे संबंधित होता है? प्रकार्य से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं
हाथी कितना बड़ा होता है उसमें भी ये बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं और शाखान्वित होती हैं। और जो हाथी होगा उसमें भी लंबी और शाखान्वित होगी। तो तंत्रिका कोशिकाएं, उदाहरण क्या हो गया, तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये हाथी और चूहे दोनों में ही लंबी और शाखान्वित होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये हाथी और चूहे दोनों में लंबी और शाखान्वित होती हैं। हाथी और चूहे दोनों में क्या होती हैं, दोनों में लंबी होती हैं और क्या होती हैं, में लंबी और शाखान्वित होती है, लंबी और शाखान्वित होती है। हाथी और चूहे में ये क्या है, लंबी और शाखान्वित होती हैं। इनका काम क्या होता है, संदेश का स्थानांतरण करना। हम जो भी हमारा माइंड ऑर्डर देता है, जैसे अब हम जाकर के मैं क्या करना चाहती हूँ, अब मैं वीडियो बना रही हूँ और पढ़ाना चाहती हूँ, तो ये जो क्या है, इस कार्य को ये दिमाग ने ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर का पालन करेगा कौन, तंत्रिका कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं करेंगी, तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं क्या काम करती है, संदेश का स्थानांतरण करती है। इनका कार्य क्या होता है, संदेश का स्थानांतरण करना। तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये क्या काम करती हैं, संदेश का स्थानांतरण करती हैं। जैसे पाचन अंग हो गए, जिस पाचन अंग है हमारे शरीर में पाचन अंग होते हैं, श्वसन अंग होते हैं, और ये पाचन अंग होते हैं, श्वसन अंग इत्यादि विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। ये क्या होते हैं, ये सम्मिलित रूप से एक तंत्र का निर्माण करते हैं। और जो ये तंत्र होता है इसमें क्या होते हैं, तो एक तंत्र में बहुत सारे अंग होते हैं। एक तंत्र में कोई क्या होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं। तो और जो ये अंग होते हैं ये उत्तकों से मिलकर के बने हैं, और उत्तक होते हैं ये कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे जिस तंत्र में जैसे पाचन तंत्र हो गया, तो पाचन तंत्र में पाचन स्वांगीकरण और अवशोषण करता है। पाचन क्या करता है, पाचन स्वांगीकरण होता है और अवशोषण होता है। विशिष्ट पादप अंग होते हैं, वो क्या करते हैं, विशिष्ट प्रकार करते हैं। जैसे पौधों में जब हम जड़ों में पानी देते हैं तो ये जड़ें होती हैं, ये पानी और जो खनिज होते हैं भूमि के, उसको उनको पूरे जो पौधे के जो हर अलग अलग अंग हैं उनमें पहुंचा देना, ये काम होता है। ये काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, पाचन अंगों का जो सम्मिलित रूप है वो क्या है, पाचन तंत्र। पाचन अंगों का सम्मिलित रूप क्या होता है, पाचन अंगों का सम्मिलित पाचन अंग होते हैं, उनका सम्मिलित जो रूप होता है वो क्या होता है, वो पाचन तंत्र होता है। पाचन अंगों का सम्मिलित रूप होता है वो क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। पाचन अंगों का सम्मिलित रूप होता है वो क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। और तंत्र में प्रत्येक अलग अंग होता है, उसका अलग अलग प्रकार होता है। तंत्र में जो ये अंग होते हैं, तंत्र में जो प्रत्येक अंग होते हैं, जितने भी अंग होते हैं उनके क्या होते हैं, ये अलग अलग काम करते हैं। जैसे पाचन स्वांगीकरण, ठीक है। जैसे पाचन तंत्र में क्या कौन कौन से होंगे, पाचन तंत्र में पाचन स्वांगीकरण और अवशोषण कौन कौन से होंगे, पाचन
स्वांगीकरण और कौन कौन से होंगे? अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण और अवशोषण, इन सब से ठीक है, विभिन्न अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं। और जैसे पाचन अंग है, पाचन अंगों का सम्मिलित रूप पाचन तंत्र होता है और तंत्र में प्रत्येक अंगों के अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे पाचन तंत्र है, इसमें पाचन, स्वांगीकरण और अवशोषण ये कार्य विशिष्ट प्रकार होते हैं। कौन कौन से विशिष्ट प्रकार होते हैं? विशिष्ट प्रकार्य हैं। ये विशिष्ट प्रकार्य कौन कौन से हैं? पाचन, स्वांगीकरण और अवशोषण के जो प्रकार्य हैं वो हैं विशिष्ट पादप अंग होते हैं। ये भी क्या करते हैं? विशिष्ट प्रकार्य करते हैं। विशिष्ट पादप अंग होते हैं, ये भी विशिष्ट प्रकार्य करते हैं। जैसे हम पौधे की जड़ों में जब हम पानी डालते हैं तो वो जो जड़ें होती हैं उस पानी को और मिट्टी में मौजूद जो खनिज होते हैं उनको पौधे के प्रत्येक हिस्से में पहुंचा देते हैं। तो ये विशिष्ट पादप अंग भी क्या करते हैं? विशिष्ट पादप अंग विशिष्ट प्रकार्य करते हैं। क्या करते हैं? विशिष्ट प्रकार्य करते हैं। विशिष्ट प्रकार्य करते हैं। विशिष्ट पादप अंग विशिष्ट प्रकार्य करते हैं। जैसे जड़ पानी और खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है। जड़, पौधों की जड़ होती है, ये जड़ों द्वारा पानी और खनिज का अवशोषण, जड़ द्वारा पानी और खनिज का अवशोषण किया जाता है। उत्तक क्या होते हैं? ये प्रत्येक अंग हैं, छोटे छोटे अंगों में विभाजित होते हैं और ये जो छोटे छोटे अंग होते हैं ये उत्तकों से मिलकर ये क्या है? ये उत्तकों से मिलते हैं और उत्तक होते हैं ये कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। प्रत्येक अंग जो छोटे छोटे विभागों में विभाजित होते हैं वो क्या होते हैं? उत्तक होते हैं। ये जो शरीर के अंग हो गए, जैसे उंगली वगैरह है, ये उंगली, नाक, कान इत्यादि ये जो शरीर के अंग हैं ये क्या हैं? ये छोटे छोटे उत्तकों में विभाजित होते हैं। क्या होते हैं? उत्तक शरीर के अंग जो होते हैं, ये शरीर के जो अंग होते, प्रत्येक अंग छोटे अंगों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक अंग का जो छोटे अंग का प्रत्येक अंग का जो है प्रत्येक अंग पुनः छोटे अंगों में विभाजित होते हैं। दोबारा छोटे अंगों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक अंग होते हैं ये छोटे अंगों में विभाजित होते हैं और एक समान कोशिकाएं होती हैं, उनका समूह होता है, वो विशिष्ट प्रकार्य करता है। इसमें क्या? एक समान एक समान कोशिकाओं का समूह है, वो विशिष्ट प्रकार्य करता है। विशिष्ट प्रकार्य करता है। जैसे ये हाथ है, हर काम करने में हाथ का इस्तेमाल होता है, परंतु इस मार्कर को मैंने उंगलियों से पकड़ रखा है। तो ये जो अंग था मेरा हाथ, ये पुनः अंगों में विभाजित है और ये विशेष प्रकार के काम करता है। ये क्या करता है? विशिष्ट प्रकार के काम करते हैं। कोशिकाएं होती हैं, इसके जो छोटे भाग होते हैं वो कोशिकाएं होती हैं, ये छोटे भाग होते हैं, ये मिलकर ये क्या होते हैं? छोटे भाग होते हैं, ये उत्तक होते हैं। कोशिकाओं की क्या विशेषता है? कोशिकाएं क्या होती हैं? अब कोशिकाओं के बारे में, कोशिकाएं होती हैं, इनकी संरचना कैसे होती है? तो
छोटे भाग मिलकर के क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। छोटे भाग, जो छोटे भाग होते हैं, कोशिका के छोटे भाग होते हैं, वो क्या बनाते हैं, यानी कि कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, किसका निर्माण करती हैं, कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं, उत्तक का। किसका निर्माण करती हैं, उत्तक का। और उत्तक होते हैं ये मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अंगों का। अंग होते हैं, संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। सजीव की संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। ये जो कोशिका होती है ये सजीव की संरचनात्मक इकाई होती है। सजीव की संरचनात्मक इकाई होती है, वो क्या होती है, वो कोशिका होती है। सजीव की संरचनात्मक इकाई होती है, वो क्या होती है, वो कोशिका होती है। कोशिका के, अब देखते हैं ये जो कोशिका होती है, क्या ये कोशिका है, ये किस प्रकार बनी है। कोशिका में भी क्या अलग अलग हिस्से होते हैं, क्या ये भी कई चीजों से मिलकर के बनी है, तो कोशिका होती है। अब इस कोशिका के भाग हम देखते हैं। कोशिका के भाग, कोशिका के भाग होते हैं। कोशिका देखो, ये एक कोशिका है, ये क्या है, एक कोशिका है। ये जो कोशिका है ये इसको चारों ओर से एक घेरे हुए है। इसकी वजह से कोशिका को आकार प्राप्त हुआ है, ये क्या कहलाती है, कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली है। ये जो बीच में एक पिगमेंट सा दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य। ये बीच में एक सेंटर दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं, केंद्रक। ठीक है, इसके बाद भी एक ये जो है, ये हमें एक झिल्ली दिखाई दे रही है, इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं, कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका के तीन मेन पार्ट होते हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से होते हैं। कोशिका झिल्ली होती है, इसके कोशिका झिल्ली होती है, ये एक कोशिका होती है, उससे दूसरी कोशिका को अलग करती है, क्योंकि ये एक कोशिका है। यदि दूसरी कोशिका होगी तो वो इस तरीके से होगी, तो ये दूसरी होगी, और इस तरीके से दूसरी बनी हो, इस तरीके से। तो ये क्या होती है, ये जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, ये एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। तो कोशिका क्या है, झिल्ली, कोशिका झिल्ली होती है, वो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से, जो एक कोशिका को दूसरी कोशिका को अलग कर, एक कोशिका को दूसरी कोशिका और घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। ये क्या होती है, कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होती है ये क्या करती है, ये एक कोशिका को दूसरी कोशिका से और एक कोशिका को दूसरी
कोशिका और घेरे हुए माध्यम से क्या है, अलग करती है। कोशिका झिल्ली होती है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से घेरे हुए माध्यम दूसरी कोशिका से और घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो झिल्ली होते हैं उसमें परिबद्ध होते हैं। कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक होते हैं ये इसी में ही आ जाते हैं। जैसे ये कोशिका झिल्ली है, इसी में यहाँ पे कोशिका द्रव्य और यहीं पे केंद्रक होते हैं। ये दोनों कोशिका द्रव्य और केंद्रक परिबद्ध होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर परिबद्ध होते हैं। इसमें क्या होती है, ये सरंध्र होती है। इसमें ये जो छिद्र होते हैं, ये छिद्र होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। ये क्या होते हैं इसमें, और ये जो छिद्र होते हैं यहाँ पे भी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये सरंध्र होती है। क्या होती है, सरंध्र, यानी कि इसमें छिद्र होते हैं, सरंध्र होती है। विभिन्न पदार्थ होते हैं, वो इसमें कौन से पदार्थ आएंगे, अंदर आएंगे और कौन से बाहर जाएंगे, इन सब का नियंत्रण कोशिका झिल्ली द्वारा होता है। विभिन्न पदार्थ का जो आवागमन है वो कोशिका में उसका ये नियमन करती है। कोशिका में विभिन्न पदार्थों का कोशिका में जो विभिन्न पदार्थ होते हैं उनके आवागमन का, यानी कि आने और जाने का ये नियमन करती है। तो हम क्या देखते हैं कि इसकी प्याज जो कोशिका की सीमा है ये किसके द्वारा परिबद्ध है, ये कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध है। तो ये जो पादप होते हैं इनमें कोशिका भित्ति भी होती है, इसके बाहर भी एक और आवरण होता है। जैसे हमने एक प्याज है उसको लेकर के सूक्ष्मदर्शी में देखा, प्याज की कोशिकाएं होती हैं, ये इस तरीके की होती हैं। तो हम क्या देखते हैं, इसके बाहर एक और आवरण हमें दिखाई दे रहा है। ये बाहरी आवरण क्या है, कोशिका भित्ति होता है। और ये कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में होती है। कोशिका भित्ति किन में होती है, ये पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें होती है, पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो होती है क्योंकि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये बाहर धूप, छाया, सर्दी, गर्मी, तूफान, बिजली जो कड़कती है इत्यादि सभी मौसम में रहते हैं। तो इन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था की कि इनके बाहर एक और झिल्ली के बाहर एक और आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये इसकी जो हर प्रकार के मौसम से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये कोशिका भित्ति होती है। अब आता है केंद्रक। ये कोशिका भित्ति होती है, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं होती, मनुष्य की कोशिकाएं होती है उनमें, और जो जानवर जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनमें नहीं होती, सिर्फ पादप जो कोशिकाएं होती हैं उनमें होती हैं। केंद्रक होता है, ये कोशिका के बीच में का जो सेंटर पार्ट होता है यानी कि बीच का पार्ट होता है वो केंद्रक होता है। कोशिका जो केंद्र में घनी और गोल संरचना जो होती है वो क्या होती है, केंद्रक होती है। जो कोशिका होती है, कोशिका के केंद्र में केंद्र यानी कि बीच में, केंद्र यानी कि बीच में घनी और
गोल संरचना होती है वो क्या होती है, ये घनी, इस तरीके से घनी और गोल संरचना होती है। घनी और गोल संरचना होती है, ये क्या होती है, केंद्रक होती है। कोशिका द्रव्य होता है। केंद्र और कोशिका झिल्ली के मध्य में जो एक जेली के समान पदार्थ होता है, ये जो यहाँ पे ये जो पदार्थ है ये एक जेली की तरह होता है। इसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य क्या होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है। केंद्रक और जो कोशिका झिल्ली होती है, जैसे ये क्या है, ये कोशिका है, इसके बीच में ये क्या है, केंद्रक है और ये झिल्ली है, और ये जो बीच का हिस्सा है ये क्या है, कोशिका द्रव्य है। कि बीच का हिस्सा, ये जो बीच का हिस्सा होता है ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका भित्ति होती है। ये पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त बाहरी गोल संरचना होती है, ये कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली अतिरिक्त संरचना होती है, ये होती है पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। कोशिका भित्ति क्या, अब जो कोशिका भित्ति थी, कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति क्या होती है, जैसे ये पत्ती है, ठीक है, ये क्या है, इसकी कोशिका झिल्ली है, इसकी कोशिका झिल्ली, इसके बाद एक ऐसा आवरण और होता है, ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली हो गई। ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। इस कोशिका झिल्ली को, क्योंकि पौधे हर तरह के मौसम में बाहर रहते हैं, गर्मी सर्दी को सहन करते हैं, ये कमरे में थोड़ी जा सकते हैं, सर्दी गर्मी बारिश आंधी तूफान बाढ़ इत्यादि सभी प्राकृतिक आपदाएं जो भी प्रकृति में घटित होने वाली जो क्रियाएं हैं वो इनको सहनी होती है। इस कारण भगवान ने इनकी क्या है, सुरक्षा की व्यवस्था कर रखी है। किसके द्वारा, जो कोशिका भित्ति है उसके द्वारा। इसके बाहर क्या होता है, एक और आवरण होता है जो इनकी हर प्रकार के मौसम से रक्षा करता है, वो क्या होती है, कोशिका भित्ति। ये अंदर वाला ये क्या है, कोशिका झिल्ली है, इसके बाहर एक आवरण और होता है, ये क्या होती है, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति होती है। ये हर प्रकार के टेट्राडेस्केंसिया, जो ट्राडेस्केंसिया होता है, या इलोडिया या रोसिया होती है, रोइयो की पत्ती है, उस पत्ती की झिल्ली में हम इसको देख सकते हैं। इन कोशिकाओं को कहाँ देख सकते हैं, कोशिका भित्ति को देख सकते हैं, यानी कि देख सकना, यानी कि प्रेक्षण कहाँ होता है, प्रेक्षण कहाँ देख सकते हैं इसको, ट्राडेस्केंसिया में। इलोडिया या रोइयो की पत्ती में। रोइयो की जो पत्ती होती है उनमें इसका प्रेक्षण कर सकते हैं। अब ये जो कोशिका झिल्ली होती है उसके जैसे किसी चीज से, ये जो हमारे मानव की यदि हमें करनी हो, मानव कोशिका का अध्ययन करना हो, हमें ये देखना हो कि इसकी कोशिका झिल्ली देखनी है, मतलब कोशिका का हम देखना है, तो हम कोई गाल की संरचना किससे, किसी चीज से, मतलब इसको थोड़ा, ये जो ऊपर की चमड़ी होती है इसको खुरच करके जब हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि खुरची परत में क्या है, इतनी सी में भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, और जो जंतु कोशिकाओं में जो ये भित्ति होती है वो नहीं होती, जो भित्ति होती है ये जंतु कोशिकाओं में नहीं होती।
ये क्या होती है, ये जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें अनुपस्थित होती है। ये किसमें, जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें अनुपस्थित होती हैं। मनुष्य, जब मनुष्य की गाल कोशिकाएं थी, जब इनको हमने देखा तो उसमें इस तरीके की बहुत सारी गोल संरचनाएं थी, बीच में ये थी, तो ऊपर इनमें क्या थी, कोशिका भित्ति थी, वो नहीं थी। क्या था, कोशिका झिल्ली थी। क्या था, कोशिका झिल्ली थी। और क्या था, कोशिका द्रव्य था। और ये केंद्रक था, परंतु कोशिका भित्ति जो थी वो नहीं थी। तो मनुष्य की जो होती है, मनुष्य की कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ये कोशिका होती है, कोशिका के बीच में ये केंद्रक होता है, घनी सघन संरचना होती है, ये कोशिका झिल्ली होती है। और ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है, ये कोशिका द्रव्य। अब मैं इसी कोशिका द्रव्य के बारे में और कुछ जानते हैं। तो कोशिका द्रव्य होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है, झिल्ली और केंद्र के बीच में होता है। ये कोशिका द्रव्य क्या होता है, किस जैसा होता है, ये झिल्ली जैसा होता है। किस जैसा होता है, झिल्ली जैसा होता है। किस जैसा होता है, झिल्ली जैसा होता है। और ये होता कहाँ है, ये केंद्रक और जेली जैसा, झिल्ली जैसा नहीं, जेली लाइक जेली होती है उस जैसा होता है, जेली जैसा होता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक है और ये कोशिका झिल्ली है, इसके बीच में ये है, ये क्या है, जेली जैसे। ये क्या है, कोशिका द्रव्य है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य में होता है। कहाँ होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली है उसके मध्य में, यानी कि ये बीच में होता है। ये उसके केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। कहाँ होता है, कोशिकांग, कोशिका के अन्य संगठक होते हैं, ये भी कोशिका द्रव्य में होते हैं। कोशिकांग, कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिकांग, कोशिकांग होते क्या है, कोशिका के जो अन्य अंग होते हैं, अन्य संगठक होते हैं, वो क्या होते हैं, कोशिकांग। कोशिका, कोशिका के अन्य संगठक क्या होते हैं, कोशिकांग। ये कहाँ होते हैं, कोशिका द्रव्य में होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में। ये कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिकाओं कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और राइबोसोम। और कौन से होते हैं, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और राइबोसोम, राइबोसोम होते हैं, ये कोशिका के अंग होते हैं। केंद्रक होता है, सजीव कोशिका का महत्वपूर्ण घटक होता है, गोलाकार होता है, कोशिका के मध्य भाग में होता है और अभिरंजक करके सूक्ष्मदर्शी में देखा जा सकता है। केंद्रक द्वारा जो है कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण होता है। इसके बीच में एक कोशिका द्रव्य है, ये केंद्रक है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक ये कैसा होता है, केंद्रक कैसा होता है, केंद्रक घनी और गोल संरचना होती है। घनी, इसकी संरचना कैसी होती है,
होती है घनी और गोल संरचना होती है। ये कैसी होती है? केंद्रक क्या होता है? घनी और गोल संरचना होती है। ये किस कहाँ होती है? ये में होती है। कहाँ होती है? कोशिका के बीच में होती। कहाँ है? कोशिका के बीच में होती है। कहाँ होती है? कोशिका के बीच में होती है। अभिरंजित करके इसको देखा किस प्रकार जाता है? अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी में अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी में इसे देखा जा सकता है। अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी में देखा जा सकता है, दिखाई देता है। ठीक है, इसको अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हैं। केंद्रक होता है कोशिका। ये क्या होते हैं? जो कोशिका के क्रियाकलाप जितने भी होते हैं उनका ये नियंत्रण करता है। कोशिका के क्रियाकलापों का नियंत्रण, कोशिका जितने भी काम करती है उसका नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। कोशिका के क्रियाकलापों का क्या करता है? ये नियंत्रण करता है। कोशिका के क्रियाकलापों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? केंद्रक के द्वारा कोशिका के क्रियाकलाप होते हैं उनका नियंत्रण होता है। और ये कोशिका केंद्रक जो बाहर का ये जो आवरण है इसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसके बाहर का आवरण है इसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। क्या होता है इसका? बाहरी आवरण। किसका? केंद्रक का बाहरी आवरण। और ये इसको कोशिका द्रव्य से अलग करती है। तो केंद्रक झिल्ली होती है ये केंद्र को कोशिका द्रव्य से अलग करती है। कोशिका द्रव्य है उससे कोशिका द्रव्य से ये अलग करती है। से क्या करती है? अलग करती है। ये क्या करती है? कोशिका द्रव्य से इसको अलग करती है। कहते हैं न्यूक्लियोस। क्या होती है ये? न्यूक्लियोस होती है। इसे उच्च आवर्धन जो केंद्रक में एक छोटी संघन और उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। न्यूक्लियोस या केंद्रिका क्या कहते हैं? हिंदी में केंद्रिका कहते हैं। ये इसको किसके द्वारा देखा जा सकता है? उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से। इसको उच्च आवर्धन जो क्षमता होती है, क्षमता वाला जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसकी सहायता से देख सकते हैं। साधारण सूक्ष्मदर्शी से इसको नहीं देखा जा सकता। तो ये जो केंद्रिका न्यूक्लियोस कहते हैं। केंद्रक में भी एक छोटी सघन संरचना होती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोस कहते हैं। इसको क्या होती है कि इसको हम उच्च आवर्धन क्षमता वाले जो सूक्ष्मदर्शी हैं उनकी सहायता से ही देख सकते हैं। उसमें क्या होता है? जैसे ये केंद्रक है, केंद्रक में ये क्या है? केंद्रिका है। ये क्या है? ये केंद्रिका है। ये क्या है? केंद्रक में ये क्या है? केंद्रक है। और केंद्रक में ये क्या है? केंद्रिका है। और इस केंद्रिका में क्या होते हैं? ये जो केंद्रक होता है ये जो केंद्रक है इसमें धागे के समान संरचनाएं होती हैं। ये केंद्रक है। ये क्या केंद्रक है? केंद्रक में इस तरीके से धागे के समान संरचनाएं होती हैं। केंद्रक में क्या होती है? धागे के समान संरचनाएं होती हैं। इन धागे के समान ये जो धागे के समान संरचनाएं हैं इन्हें क्या कहते हैं? क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। धागे गुणसूत्र क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ये आकृति किसकी तरह होती है? ये धागे के समान होती है। धागे के समान होती है यानी कि धागे जितनी पतली पतली आकृति होती है इन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। ये जीन धारक होती हैं। ये क्रोमोसोम क्या होती हैं? जीन धारक होती हैं। ये क्या होती हैं?
जीन धारक होती हैं। ये क्या होती हैं? ये जो आनुवंशिक गुण होते हैं और गुण या लक्षण होते हैं, उनको जो जनक होता है उससे अगली पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं। ये क्या करते हैं? इनसे क्या होते हैं? यानी कि सिंपल शब्दों में यदि कहें कि जब हमारे जैसे बच्चे होते हैं तो वो क्या होते हैं? हमारे गुणसूत्रों से होते हैं। तो जो हमारे बच्चे होते हैं ना, उनमें इस क्रोमोसोम के माध्यम से जो जो हमारे गुण होते हैं, माँ बाप के गुण होते हैं, वो जो उनका बच्चा होता है उनमें गुणसूत्रों के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे हमने सुना होगा कि ये बच्चा ये माँ पे गया है या ये पापा पे गया है, यानी कि जैसे माता पिता होते हैं वैसी संतान होती है। ये गुण उनमें किस कारण आया? माता पिता के जो जीन थे, जिनको गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं, उनके कारण हुआ। ये जो माता पिता के जो गुण होते हैं उनको अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो आनुवंशिक गुणों और गुणों को ये क्या करते हैं? आनुवंशिक गुणों का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं। आनुवंशिक गुणों मतलब जो पीढ़ियों से हमें गुण प्राप्त होते हैं माता पिता से, का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण। जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनका अगली पीढ़ी में जनक यानी कि माता पिता, जनक कौन होते हैं? माता पिता से अगली पीढ़ी में जो स्थानांतरण है वो ये जीन करते हैं। जीन को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम या गुणसूत्र हम कहते हैं। गुणसूत्र जो है ये कोशिका विभाजन के समय दिखाई नहीं देते। ये क्या है? कोशिका विभाजन के समय दिखाई नहीं देते। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोशिका विभाजन के समय ये दिखाई नहीं देते। कोशिका विभाजन के समय क्या कहना होता है? दिखाई नहीं देते। क्या करते हैं कि जो कोशिका विभाजन होता है उस समय ये दिखाई नहीं देते। और केंद्रक है, ये क्या करता है? कोशिका के क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है। ये जो केंद्रक होता है ये क्या करता है? ये कोशिका के जो क्रियाकलाप हैं ये केंद्रक द्वारा नियंत्रित होते हैं। केंद्रक द्वारा कोशिका के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो नियंत्रित होते हैं। रिक्तिका, कोशिका रिक्तिका हमारी कोशिका है, इसके बीच में केंद्रक होता है। इस केंद्रक में भी केंद्रिका द्रव्य होता है। और ये क्या होता है? ये क्या है? केंद्रिका द्रव्य। और ये क्या है? कोशिका द्रव्य। ये बीच का पार्ट क्या है? कोशिका द्रव्य। और केंद्र के बीच का द्रव्य वो क्या होता है? केंद्रिका द्रव्य होता है। और कोशिका के बीच के द्रव्य होता है वो क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य होता है। ये कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य होता है, ये मिलकर के दोनों सम्मिलित रूप से ये जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहते हैं? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। सजीव कोशिका के क्या होते हैं? समग्र संघटक होते हैं, क्योंकि ये सारे होते हैं तो ये पूरी सजीव कोशिका होते हैं तो उसका समग्र संघटक होते हैं। रिक्तिका, कोशिका द्रव्य के बीच में खाली जो दिखाई देती है संरचनाएं, इस तरीके से ये खाली संरचनाएं दिखाई देती हैं, ये क्या कहलाती हैं? रिक्तिकाएं। ये क्या कहलाती हैं? ये रिक्तिकाएं कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? ये रिक्तिकाएं कहलाती हैं। ये एक भी हो सकती है, एक मात्र एक और बड़ी होती है। ये क्या होती है? मात्र एक एवं बड़ी होती है। ये मात्र
बड़ी होती है। ये क्या होती है? मात्र एक और बड़ी होती है। जैसे प्याज की झिल्ली की कोशिका में आमतौर पर ये कहाँ दिखाई देती है? प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं में कहाँ दिखाई देती है ये? इसका एग्जाम्पल क्या है? प्याज की झिल्ली, प्याज की जो झिल्ली की कोशिकाएं हैं उनमें ये दिखाई देती हैं। रिक्तिकाएं प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं में, यानी कि ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। यानी कि ये कहाँ होती हैं? ये पादप कोशिकाओं में। ये कहाँ होती हैं? पादप कोशिकाओं में होती हैं। ये आमतौर पर पादप कोशिकाओं में होती हैं। छोटी रिक्तिकाएं ये क्या होती? ये जो बड़ी होती है ना, बड़ी होती हैं, ये तो पादप कोशिकाओं में होती हैं। और जो छोटी रिक्तिकाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? जो छोटी रिक्तिकाएं बड़ी भी होती हैं और रिक्तिकाएं छोटी भी होती हैं। बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं पादप कोशिकाओं में, जैसे हमने प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं में देखी थी। बड़ी जो छोटी रिक्तिकाएं होती हैं मनुष्य की गाल कोशिका होती है उनमें पाई जाती हैं। इसका उदाहरण क्या है? मनुष्य की गाल कोशिकाएं, मनुष्य की गाल कोशिकाएं, ठीक है, वहां पे ये बड़ी पाई जाती हैं। यानी कि ये किस में पाई जाती हैं? ये जंतु कोशिकाओं में बहुत सारी छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? जंतु कोशिकाओं में। कहाँ पाई जाती है? ये जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। प्लेस्टिड होता है, ये विभिन्न रंगों का होता है। प्लेस्टिड क्या होता है? प्लेस्टिड होता है, जैसे ये क्या है? ये कोशिका है। ये क्या है? कोई पादप कोशिका है। ये कोशिका झिल्ली है। ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। ये क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। ये क्या होती है? कोशिका, ये क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। ये क्या होता है? केंद्रक होता है। ये क्या है? ये क्या है? ये केंद्रक है। और ये केंद्रक के बीच में ये जो हमें खाली दिखाई दे रही है ये क्या है? रिक्तिका है। ये क्या है? रिक्तिका। ये क्या है? रिक्तिका है। ये क्या है? ये प्लेस्टिड है। ये जो हरा हरा, ये जो हरे हरे दाने से दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? प्लेस्टिड है। ये क्या है? प्लेस्टिड है। ये क्या है? ये क्या है? प्लेस्टिड है। और इन्हें क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। इन्हें हरित लवक कहते हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, प्लेस्टिड, ये क्या होते हैं?
ये जो होते हैं, ये प्लास्टिक जो होते हैं, ये विभिन्न रंगों के होते हैं। पत्ती कोशिकाओं के जो कोशिका में ये जो छितरी हुई रंगीन कोशिकाएं होती हैं, और ट्रांडेस्किया की पत्ती की कोशिकाओं में इन्हें देखा जा सकता है। इन्हीं में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। प्लास्टिक हरित लवक, इसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। और क्या होता है, ये क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, ये क्लोरोफिल होता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है, ये प्लास्टिड क्या होता है, विभिन्न रंगों का होता है। कुछ में क्या होता है, हरा रंजक होता है, जिसे क्या कहते हैं, कुछ में क्या होता है, हरा रंजक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम हरित क्लोरोफिल या प्लास्टिड कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों को, ये क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके लिए ये बहुत आवश्यक होता है। पौधे, हमें पता है कि पौधे जब होते हैं सूर्य की रोशनी में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सी होती है, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा यानी कि ऑक्सीजन, हवा की आवश्यकता होती है। ये क्या होते हैं, ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्लोरोफिल होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कौन सी, जिसमें पौधे खाना बनाते हैं, वो क्रिया, उसके लिए धूप की आवश्यकता होती है। और क्या होती है कि हवा होनी चाहिए। तो जब धूप पड़ती है तो पौधे क्या होते हैं कि, और पौधों में जो पानी है वो डला हुआ होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि जो हवा होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। इस तरह ये खाना बनाते हैं। और ये जो क्लोरोफिल होता है, ये पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें होता है। तो पौधों की पत्तियों को इस कारण से फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं की तुलना। ये जो पौधों की कोशिका होती है और जंतुओं की कोशिका होती है, उनकी हम तुलना करके देखेंगे कि क्या चीज इनमें उपस्थित, दोनों में उपस्थित होती है, या कोई मतलब ये कोई चीज होती है ये इसमें उपलब्ध मतलब मौजूद नहीं होती। तो कोशिका के भाग होते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होते हैं। जैसे ये कोशिका है, ये केंद्रक है, और ये कोशिका द्रव्य है, और ये कोशिका झिल्ली है। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होते हैं। कोशिका भाग किसमें, पादप और जंतु कोशिका, ये जो कोशिका भाग है, ये पादप कोशिका में भी उपस्थित होते हैं, और जंतु कोशिका है उसमें भी ये उपस्थित होते हैं। कोशिका झिल्ली, ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये हमने देखा था कि जो पादप कोशिका होती है उनमें भी और जंतु कोशिका दोनों में उपलब्ध होती है। कोशिका झिल्ली, ये पादप कोशिकाओं में भी होती है और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति हमने देखा था जंतु कोशिकाओं में नहीं होती, ये किस में होती है, पादप कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं में ही होती हैं। किन में होती हैं, पादप कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं में कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति है, ये क्या होती है, ये कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिकाओं में होती है, परंतु जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होती। और जो केंद्रक होता है, ये पादप और जंतु कोशिकाएं दोनों में होता है। केंद्रक पादप और जंतु कोशिका दोनों में होता है। केंद्रक झिल्ली भी दोनों में उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली होती है,
ये पादप कोशिका और जो जंतु कोशिका है दोनों में उपस्थित होती है। कोशिका द्रव्य होता है, ये भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होता है। प्लेस्टिड होता है, ये पादप कोशिकाओं में होता है और जंतु कोशिकाओं में नहीं होता। प्लेस्टिड पादप कोशिकाओं में होता है और जंतु कोशिकाएं होती हैं, उन दोनों में होती हैं। पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें ये बड़ी होती है और जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें ये छोटी होती हैं। बड़ी छोटी जैसी भी दोनों में जो उपस्थित होती है। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं की हम तुलना करते हैं। जो कोशिका के भाग होते हैं वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होते हैं। कोशिका झिल्ली भी दोनों पादप कोशिका और जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति भी जंतु कोशिका, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं होती, पादप कोशिकाओं में होती है। केंद्रक पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। कोशिका द्रव्य होता है, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। प्लेस्टिड पादप कोशिकाओं में होता है परंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं होता। रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं और जंतु कोशिकाओं में छोटी होती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इस टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।